नमस्कार। आज के इस फेस टू फेस कार्यक्रम में हम मुलाकात करेंगे शहर के सीनियर डेप्यूटी मेयर देवेंद्र चौधरी से। वह बीटेक हैं और पिछले 20-22 सालों से सक्रिय राजनीति का अनुभव उनके पास है। बीजेपी के संगठन के लिए उन्होंने काम किया है, जिले में महासचिव रहे हैं, पार्षद और फिर सीनियर डेप्यूटी मेयर बने हैं। ये तमाम उपलब्धियां उनके खाते में हैं। लेकिन एक और पहचान देवेंद्र चौधरी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद के निवर्तमान सांसद कृष्णपाल उनके पिता हैं। अगर अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें पिता के मित्रों का सहयोग मिला है तो उन्हें पिता के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। एक मंझे हुए सियासतदान के रूप में खुद को स्थापित कर चुके देवेंद्र चौधरी बेहद नपातुला बोलते हैं। आखिर सियासत में हर शब्द का अलग ही मतलब होता है। आइए देखते हैं देवेंद्र के साथ फेस टू फेस। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, राजनीतिक रूप से आप इस शहर को एक वरिष्ठ उप महापौर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अभी क्या लगता है, क्या इस समय क्या टेम्परामेंट है पब्लिक का, पब्लिक क्या सोच रही है राजनीतिक रूप से? देखिए राजनीतिक रूप से अगर हम शहर की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें तो हर जगह आज इस तरह का वातावरण है कि हर जगह पूरे देश में हर कोई व्यक्ति इस 2019 में दोबारा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान सौंपना चाहता है। जिस तरह से उन्होंने इस देश में बदलाव करके दिखाया है, विकास करके दिखाया है, देश को आगे बढ़ा के दिखाया है, लोगों की इच्छा है कि उनको ये एक बार अवसर वो दोबारा से दें। लेकिन अभी जो सर्वे आ रहे हैं जी और जो चुनाव से पहले के लोगों के मत हैं, ऐसा लग रहा है सरकार कहीं पूर्ण बहुमत से दूर रह जाने वाली है। नहीं, देखिए पिछले सर्वे देखें और हाल के अब सर्वे देखें तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बारे में लोगों की जो उम्मीदें थीं उसके अनुरूप ही अब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार का जो रिजल्ट है उससे भी आगे बढ़ के इस बार हमारी पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। कितने सालों से देवेंद्र चौधरी पॉलिटिक्स में है? देखिए अगर सक्रिय तौर पर अगर मैं कहूँ तो लगभग जो सन 2000 का विधानसभा का जो चुनाव था उसमें मैं सक्रिय रूप से उसके बाद पार्टी के साथ मैं खड़ा हुआ और चुनाव में की दृष्टि से या संगठन के अन्य कार्यक्रमों में उसके बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं काम करता रहा हूँ। सन 2000 के विधानसभा में मैं कह सकता हूँ कि मैंने पार्टी के साथ बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था पार्टी के साथ। देवेंद्र जी, अभी आम तौर पे चूंकि कृष्णपाल जी की अपनी छवि एक बहुत बड़े वृक्ष की है जी, परगद की है जी, और आपकी जो पहचान है वो कहीं उसके साथ जुड़कर है जी। तो कई बार ऐसा नहीं महसूस होता है कि उसका कहीं फायदा होता है तो कहीं नुकसान भी होता है? देखिए निश्चित रूप से आप के पिता पार्टी में मतलब केंद्र की आज राजनीति में हैं। सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर जैसा मामला, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाएं। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि उस स्तर तक हर एक व्यक्ति उस मुकाम तक पहुँचे, लेकिन मैं पार्टी में पार्टी के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है मेरा प्रयास रहता है उसको पूरी शक्ति के साथ उसका निर्वहन करूँ। तो अभी क्या तैयारी? देखिए अब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। 12 मई का समय छठे चरण में हमारे फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव है और उसके लिए उम्मीदवारों का चयन बहुत जल्द होने वाला है। टिकट देखिए ये पार्टी का विषय है। मैंने कहा कि हम तो पार्टी के साथ काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो पार्टी जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके साथ हम खड़े होंगे। और निश्चित तौर पर फरीदाबाद के लोगों की भावनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और नाम भी चल रहा है वैसे फरीदाबाद से कोई किसी और? लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। ये बड़े स्तर के हमारी जो प्रदेश की चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति चर्चा होती होगी, बातचीत होती होगी, इलेक्शन से ठीक पहले का माहौल है। नहीं, चर्चाएं अवश्य होती हैं, देखिए उम्मीदें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्टी में जिस तरह की हमें सीख दी जाती है, जिस तरह हम पार्टी से जुड़े हैं, हमें ये रहता है कि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और पार्टी जिस भी उम्मीदवार के बारे में यहाँ से अपना फैसला लेगी, समस्त भारतीय जनता पार्टी के जिला के एक एक कार्यकर्ता
लोकसभा का कार्यकर्ता, पन्ना लेवल पर कार्यकर्ता। हाँ, पन्ना लेवल पर देखिए हमारी पार्टी का जिस तरह का संगठन है, बूथ लेवल से पन्ना प्रमुख तक, वो एक एक कार्यकर्ता आज पार्टी को और देश की कमान दोबारा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले और पूर्ण बहुमत से मिले। उसके लिए पूरे देश का, पूरे फरीदाबाद जिले का एक एक कार्यकर्ता आज उसमें जुट गया है। देवेंद्र जी, जब आप अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर रहे थे, या यूँ कह लूँ कि कृष्णपाल जी अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर रहे थे जी, एक विधायक के रूप में जी, तो उस समय कोई 18 साल उम्र रही होगी आपकी? हाँ जी, लगभग मैंने 12वीं की परीक्षा दी थी और उसके बाद ही तुरंत अप्रैल माह में सन 1996 में तो ये विधानसभा का चुनाव था। जितना लंबा कृष्णपाल जी का राजनीतिक कैरियर है, जी, पॉलिटिकल कैरियर है जी, उतना ही लंबा राजनीतिक अनुभव भी आपके पास है। मतलब अगर मैं दोनों चीज़ों नहीं, को सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन राजनीतिक परिवार में सब चीज़ें तो परिवार में ही डिस्कस होती होंगी, घर में ही सब चीज़ें डिस्कस होती होंगी, सब चीज़ों के बारे में चर्चा घर में ही होती होगी। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी के स्तर पे जिनके बारे में चर्चा होती है और जिनकी तय होती है, उनको परिवार में तो चर्चा उसके बारे में नहीं होगी। कृष्णपाल जी के साथ कितना समय बिताने के लिए मिलता है आपको? कितना समय, मतलब वो पब्लिक को ज़्यादा समय देते हैं, आपको कितना समय मिलता है उनके साथ? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो एक दिक्कत रहती है कि परिवार के लिए जब राजनीति में आप इतने सक्रिय हों और जिस तरह का उनका स्वभाव रहा है कि लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं शुरू से ही, और एक धारणा भी उनके बारे में है कि लोगों के सुख दुख में, इस फरीदाबाद ज़िले में एक राजनीतिक जिसने की शुरुआत करी कि लोगों के सुख दुख में उसको भी शामिल होना चाहिए, ट्रेंड सेट हुआ फरीदाबाद में, बाकी लोग भी उसे अपनाने लगे। तो उनका जिस तरह का स्वभाव ये रहा, तो निश्चित तौर पर परिवार को समय कम मिल पाता है। तो पहले आपको बुरा लगता होगा जब आप स्कूल कॉलेज के टाइम में होंगे कि पिताजी ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब आप महसूस कर पाते हैं कि उनकी जो, देखिए, अपनी उनको ये जो जिम्मेदारी है, वो पहले जो उनको दायित्व मिला है उसके अनुरूप उनकी जो पहली जिम्मेदारी है वो क्षेत्र के लोगों की है, और इसको हमें और परिवार के लोगों को इसको भली बात हम समझते हैं। और अब ज़्यादा बेहतर जब स्वयं आप आ जाते हैं उसमें तो और ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। फरीदाबाद में अगर हम बीजेपी के स्तर पर पूछें तो क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या अचीवमेंट है पिछले 5 सालों के? देखिए, अगर जो 60 महीने पीछे के मिले, 58 महीने जो मिले हैं, इनमें क्या डेवलपमेंट है, क्या अचीवमेंट है? देखिए, अचीवमेंट्स की तो अगर हम सौरभ जी बात करें तो केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, निगम स्तर की बात करें, यहाँ पर फरीदाबाद के लिए जो बदलाव इन दोनों केंद्र की और प्रदेश की सरकारों ने जो इन लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों में करके दिखाए हैं, उसकी तुलना करने के लिए हमारे पास पिछले सरकारों से कुछ नहीं है। इतना काम इस सरकार में हुआ है, चाहे नेशनल हाईवे को तेज़ी से बनाने की बात हो, उसके ऊपर पुलों के निर्माण की बात हो, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता थी नए अंडरपास जोड़ने की बात हो, बल्लभगढ़ के पुल को और उसकी लंबाई बढ़ाने की बात हो, हमारे नहरों के ऊपर नए पुलों के जाल दोबारा से बिछाने की बात हो, उसमें एक नहीं, जो पिछली सरकारों में हम एक पुल के लिए लड़ाई लड़ते थे कि किसी तरह हमें एक पल्ला का पुल मिल जाए, खेड़ी के आसपास कोई पुल मिल जाए। आज सैकड़ों पुल नहर के ऊपर बने हैं। हमारे साथ में दिल्ली का क्षेत्र लगता है, वहाँ पर 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस नहर के ऊपर वो आज तक एक पुल नहीं बना पाए। ये हरियाणा की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सैकड़ों पुल बनाए। हेल्थ में काफ़ी अच्छा काम दिल्ली में सरकार कर रही है। देखिए, एजुकेशन के मामले में भी सरकार ने यहाँ पर देखिए इतनी बेहतर पॉलिसी टीचर्स के लिए लेकर आई, जो पिछली सरकारों में जो अध्यापक रोज नेताओं के, अधिकारियों के चक्कर काटते थे कि ट्रांसफ़र हमारा यहाँ पर करा दीजिए। ऑनलाइन पॉलिसी, एक पॉलिसी से सभी को पोस्टिंग मिल जाए, इससे बेहतर कोई विकल्प कोई सरकार नहीं दे पाई। नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कम है। देखिए, आज लगभग 61,000 से अधिक सरकार ने भर्तियां हरियाणा में की हैं, और उन भर्तियों में निरंतर हम आगे। आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, गाँव कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल है सराय में जी, और जब हम वहाँ खड़े होते हैं, देखते हैं, तो वो छुट्टी के समय केवल वो बच्चों के सिर ही नज़र आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ होती है बच्चों की जी। एक एक क्लास में 120 बच्चा पढ़ रहा है। देखिए, वहाँ पर थोड़ी स्थान की कमी है, और हमने प्रयास किया है, हुड्डा की एक और ज़मीन है वहाँ पर, हमने प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन वहाँ पर हो जाए, और उस जितना स्थान है वहाँ पर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। वहाँ पर चाहे पीने के पानी की बात करें, CCTV लगाने की बात करें, इन सब के ऊपर काम हुआ है।
और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने जो टीचर्स का जो समय ट्रांसफ़र कराने के लिए, पोस्टिंग कराने के लिए बर्बाद होता था, उसका इतना बड़ा बचाव इस ट्रांसफ़र की ऑनलाइन पॉलिसी के माध्यम से किया है। मैं समझता हूँ इस पॉलिसी का अनुसरण दूसरे प्रदेश कर रहे हैं, ये अपने आप में हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के लिए जी। हेल्थ में जैसे कि बीके हॉस्पिटल है जी, एक बड़ा अस्पताल है, ज़िले का बड़ा अस्पताल है, तो स्पेशल जो डॉक्टर्स हैं या सुपर स्पेशलिटी जो है वो वहाँ उपलब्धता अभी थोड़ी ऐसा नहीं कह पा रहे कि वो शहर के जो दूसरे प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे कहीं कम्पीट कर पाए। देखिए, हेल्थ के मामले में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी बड़ी सोच के साथ आयुष्मान भारत की जो योजना वो लेकर आए हैं कि एक गरीब व्यक्ति जो प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे पर जाते हुए डरता था कि कितना बड़ा बिल बन जाएगा, मैं उसमें सक्षम हूँ या नहीं हूँ उसको दे पाऊँ, तो 5 लाख का बीमा उसको परिवार को देना, लगभग 50 करोड़ लोगों को, इस देश की 40% आबादी को इस तरह की सुविधा जो मिलनी शुरू हो गई है, मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई सुविधा आज तक इस देश में नहीं मिली। और जहाँ तक हम अस्पतालों की हरियाणा के स्तर पर अगर बात करें तो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हैं। आज 30 बेड का नया अस्पताल तिगांव में बनकर लगभग तैयार हो गया, इस महीने में उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। पल्ला की डिस्पेंसरी में जहाँ पिछली सरकारों में केवल 1 डॉक्टर होता था, आज स्पेशलाइज्ड हर एक चीज़ के लिए, चाहे वहाँ गायनिक की आवश्यकता हो, वहाँ पर डेंटिस्ट की आवश्यकता हो, फिजिशियन की बात हो, हर 8-9 डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं। तो ये अंतर अगर आ पाया है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच है बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा इस क्षेत्र के, इस देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को दी जाए, उसके ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो अगले 10 साल हैं जी, वो तिगांव के हैं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र के हैं, ये यूँ कहें कि नहर पार के हैं जी। नया पुल आ रहा है, मंझावली का पुल आ रहा है जी, और नोएडा के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी जी। और ये कनेक्टिविटी नोएडा से लेकर गुड़गांव तक लोगों को आने जाने का माध्यम बनेगी। वहाँ के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि आप खुद वहाँ से लगातार एक संभावित उम्मीदवार के रूप में। देखिए, संभावित की बात हम अगर ऐसे करें तो पार्टी में निरंतर हर क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं और हम ये हर एक कार्यकर्ता उम्मीद भी कर सकता है, उसका अधिकार भी है, तो उसी कड़ी में हमारा प्रयास है वहाँ से। लेकिन देखिए, पीछे भी आप देखें कि पार्टी ने किसी अन्य उम्मीदवार के बारे में फैसला वहाँ से लिया, तो उस समय भी देवेंद्र चौधरी, उसकी पूरी व्यक्तिगत टीम हो, पार्टी के एक कार्यकर्ता को उन उम्मीदवार के साथ हमने जोड़ने का काम किया। तो हमारा प्रयास रहता है कि हमारे बारे में पार्टी सोचे, लेकिन पार्टी अंत में जो फैसला लेती है, जिसको भी जोड़ते हैं, हमारा ये प्रयास रहता है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े, वो सब उस उम्मीदवार के साथ खड़ी होती है, काम करते हैं। इसका उदाहरण आपने 2014 के चुनाव में भी देखा। अभी अगली बार जो यहाँ फरीदाबाद में महापौर का चुनाव होना है जी, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा जी, तो क्या लगता है उससे फरीदाबाद में क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सीधा महापौर का चुनाव कराने की पहल हरियाणा में की है, उससे निश्चित ही उनको जिस तरह की एक पावर एक महापौर को, एक मेयर को मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, उसको एक वजन मिलना चाहिए और जो आज भी मिलता है उससे और ज़्यादा मजबूती हमें इस नगर निगम क्षेत्र में देखने को मिलेगी। 96 से जब से ये नगर निगम बना है फरीदाबाद, 94 से जी, तब से फरीदाबाद में जो मेयर आए जी, वो आप कह लें कि डमी मेयर रहे या कठपुतली मेयर रहे या एक सूडो डेमोक्रेसी यहाँ नज़र आई। तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो अभी समय आएगा जब हम सीधा मेयर चुन पाएंगे, तो जैसा हम यूरोप में, अमेरिका में देखते हैं, वहाँ एक शक्तिशाली मेयर, शहर में कोई व्यक्ति आ रहा है तो जब तक मेयर ने उसका स्वागत नहीं किया तब तक ऐसा माना जाए कि उसका स्वागत ही नहीं हुआ। प्रोटोकॉल उस तरह के देखिए, ये जो आपने कहा कि पहले कमज़ोर मेयर मिलते रहे, देखिए पिछली सरकारों में जिस तरह से जो चयन हुए वो आपके सामने है। आज शहर की किसी भी गतिविधि में, किसी भी कार्यक्रम में आप देखें कि हमारे यहाँ पर हमारी पार्टी ने एक मजबूत मेयर को चुनकर भेजा है। और कार्यक्रमों की जहाँ तक बात है, जहाँ तक आधिकारिक कार्यक्रम है, वहाँ पर
निश्चित ही मेयर आगे रहती हैं और पार्टी की कुछ अलग अपनी तरह की पार्टी ने अपने मापदंड तय किए हुए हैं, कहाँ किस समय पर किस मंच पर किसको आगे होना है। वहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि केंद्र के और प्रदेश के मंत्री भी मंच के सामने होते हैं। कोई आवश्यक नहीं यहाँ पर कि वहाँ पर संगठन के लोगों को जहाँ प्राथमिकता दी जानी चाहिए वो मंच पर उस समय होंगे। तो चाहे वो हमारे मंत्री हों, विधायक हों, मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, तो जिस तरह का स्थान पार्टी की नीतियों के अनुसार पार्टी ने जो प्राथमिकताएं तय करी है उसके अनुसार हमें मिलता है। देवेंद्र जी, जो वेस्टर्न और इंडियन जो दोनों मेयर का या जो जी लोक सरकार है या जो तीसरे लेवल की जो पॉलिटिक्स है या सरकार बनाते हैं हम तीसरे स्तर की, इस सरकार में वहाँ में और यहाँ में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ पुलिस भी मेयर के अधीन, वो नगर राज्य की कल्पना है उन लोगों के पास जी। वो पूरे नगर को, शहर को राज्य के रूप में ट्रीट करते हैं और वहाँ मेयर के रूप में एक शक्तिशाली अधिकारी उनके पास होता है, एक चुना हुआ नुमाइंदा होता है जिसके अधीन वो पुलिस को भी रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे फरीदाबाद या हरियाणा या हिंदुस्तान के मेयर भी उस दिशा में डेमोक्रेसी बढ़ रही है? देखिए, आज जो हमें दायित्व हैं, आज जिस तरह से नगर निगम की मेयर जो हैं उनको मजबूत करने का काम इस सरकार ने किया है। मजबूती अगर हम सबसे पहले देखें कि मेयर के पास पिछले तो है नहीं निगम के पास। नहीं, देखिए आज 1100 करोड़ की नगर निगम क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, आपके सारे नारियल एमएलएज फोड़ते हैं क्योंकि ग्रांट वो लेके आते हैं सीएम से। तो नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे देखिए आज डेवलपमेंट प्लान की, डी प्लान की भी बात करें, उसके भी हमारे नगर निगम के पार्षद नारियल फोड़ते हैं। हमारी अगर हम बात करें नगर निगम क्षेत्र में घोषणाओं की, तो मुख्यमंत्री जी ने 1100 करोड़ दिए हैं और चाहे विधायक कर रहे हैं या पार्षद कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग वहाँ पर जाकर उसका शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शहर में ना उसे लेकर एक थोड़ा सा भ्रम की सी स्थिति है। अभी एक बड़ी सड़क, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम के पास थी और एक बड़ी सड़क का निर्माण होना था, चौड़ी होनी थी, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होना था और वो काम रुक गया। देखिए, कई बार ऐसी बाधाएं आ जाती हैं। आज ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 19 और जो 29 के 28 के डिवाइडिंग की जो रोड है, नहीं, उस पर काम शुरू हो चुका है जी। उस स्मार्ट सड़क पर काम शुरू हो चुका है। कई बार ऐसी बाधाएं होती हैं कि वहाँ पर काम शुरू होने के साथ साथ सीवर की लाइन शिफ्ट होनी है, बिजली की लाइन शिफ्ट होनी। हुआ था, वो कार्ड छप गए थे और उद्घाटन का समय निर्धारित हो गया नहीं, था। उसमें ये तय हुआ कि पहले अधिकारियों ने तय किया कि उद्घाटन जो है वो यहीं पर लोकल स्तर पर होगा, लेकिन एक साथ ही ये प्रोग्राम बना कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा की नई जो काम शुरू होने हैं उनका शिलान्यास एक साथ ही हर एक ज़िले में कर देंगे, जिसमें हमारे यहाँ पर एक नया नर्सिंग कॉलेज अरुवा में 40 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया। उसके लिए हम क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद भी करते हैं। आज हम विकास की बात कर रहे थे, तो आज इस लोकसभा क्षेत्र में 6 नए डिग्री कॉलेज बनना, जो बनकर लगभग तैयार हो गए हैं, नया नर्सिंग कॉलेज आना, नए टाउन पार्क आना, यहाँ की सारी अच्छा बनवाया आपने, खूबसूरत बनवाया। देखिए, यही तो अंतर है कि पिछली सरकारों में जहाँ पार्कों की जमीनों को स्कूलों को बेच दिया जाता था। कंपटीशन से है ना, कंपटीशन से वो कहते हैं कि वो विपुल जी का पार्क है, वो टाउन पार्क वाला। देखिए, यहाँ किसी का पार्क नहीं है, शहरवासियों के पार्क हैं, सारे पार्क शहरवासियों के पार्क हैं। किसी व्यक्ति का कोई जुड़ी हुई है इस पार्क के देखिए, साथ, कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए व्यक्तिगत तौर पर मेहनत कर लेते हैं तो शायद उनका नाम लोग उस तरह से जोड़ देते हैं। सब शहरवासियों के पार्क हैं। पिछली सरकारों में मैं यही बात कर रहा था कि पार्कों को बेचने का काम होता था, उनको ऑक्शन करके स्कूलों को दिया जाता था। आज जो इंस्टीट्यूशनल ज़मीन थी उसको कन्वर्ट करके सरकार ने एक नया शहरवासियों को एक टाउन पार्क दिया। सड़कें यहाँ पर सारी आरएमसी लगभग हो चुकी हैं सेक्टरों की, जो पिछली सरकारों में सौरभ जी भेदभाव के साथ काम होता था। आप किसी विधायक सांसद के नज़दीकी हैं तो 2 गली आरएमसी बन जाती थी, बाकी छूट जाती थी। आज आप देखते हैं जहाँ बनती हैं सारी एक साथ बनती हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव इस सरकार ने करके दिखाया है। अब अगला चुनाव कहाँ से? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये तो पार्टी तय करती है कि चुनाव हमें। गाँव में कैसा मन है चुनाव लड़ने का? निश्चित तौर पर इस बात से मैं बिल्कुल नहीं कतराता, अपना विचार है, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अंततः फैसला पार्टी का है कि पार्टी चुनाव लड़वाएगी या जो लड़ेगा उसके साथ में हम खड़े होंगे। तो चुनाव लड़ना है या लड़वाना है,
ये पार्टी ने तय करना है। देवेंद्र जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर जी।